सेना किस लिए होती है किसी मुल्क की? क्या इसलिए कि वो आवाम को पैरासाइट बन के चूसे? सेना क्या इसलिए होती है कि देश की सुरक्षा करे, या इसलिए होती है कि देश को नई नई मुसीबतों में डाले और तिजारत करे, दलाली करे और वहां से पैसे उगाहे और अपनी जेबें भरे? मैं जिस मुल्क की बात कर रहा हूं वहां यही हो रहा है, और किस हद तक हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। आवाम को या तो ये बात समझ नहीं आ रही है, अगर समझ में आ भी रही है तो वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जाहिर है उनके हाथों में उतने असलहे नहीं हैं जितने सेना के पास हैं। वहां जमहूरियत का ढोल पीटने वाले जो लोग हैं उनको भी ये बात समझ में आ गई है कि सेना के साथ चलना है तो उनके हाईवे पे चलना होगा, वरना वो किसी और वे पर भेज देंगे। लेकिन इस सब का रिपरकशन क्या हो रहा है? पाकिस्तान में हाल बेहाल है तो ध्यान डिफ्लेक्ट करने के लिए बांग्लादेश में साजिशें रची जा रही हैं, जिनका असर, जिनकी आंच हिंदुस्तान तक आ रही है। आज हिंदुस्तान में जो हुआ उस खबर के साथ शुरुआत कर रहा हूं, आपको बताऊंगा, लेकिन पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, परत दर परत हम वहां तक पहुंचेंगे जहां इस विनाश की जड़ें हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो जड़ें हैं लेकिन वो हमेशा अनंत काल के लिए बने रहेंगे, कैसे इस विनाश की आग में खुद भी झुलस रहे हैं, आपको बताएंगे। दिल्ली पहुंची बांग्लादेश में हिंसा की चिंगारी, खबर देखिए। बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर उबाल, वीएचपी और दूसरे हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस और वीएचपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां देखने को मिली। प्रदर्शनकारी कितनी बड़ी तादाद में पहुंचे थे यहां आपको दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में यहां पर ये लोग जमा हुए थे। ये बांग्लादेश उच्चायोग है भारत के अंदर, जहां सामने आपको लोग जमा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने पूरी मुस्तैदी, ये कहलाती है सुरक्षा। वैसा नेम से एक सिक्योरिटी नहीं जैसी बांग्लादेश में इन दिनों आपको देखने को मिल रही है। यहां पुलिस ने पूरी जान लगाकर बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा की। हालांकि यहां प्रदर्शनकारी भी एक प्रदर्शन करते हुए जानते थे कि यहां आक्रोश का प्रदर्शन जरूर है लेकिन उग्रता नहीं दिखाना है। यहां पर हालांकि उनको तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। लेकिन ये जो आक्रोश है, हिंदुओं की जो दशा है बांग्लादेश में, उसको लेकर ये आक्रोश एकदम जायज है। और यहां पर उच्चायोग की सुरक्षा का जो फर्ज भारत के कंधों पर है, उसको निभाने के लिए किस तरीके से भारत प्रतिबद्ध और कटिबद्ध दिखाई दिया, उसकी तस्वीरें भी आपको यहां दिखाई दे रही हैं। बिकॉज इंडिया वॉक्स द टॉक। भारत जो कहता है वो करता है। अब आगे देखिए, बांग्लादेश में हिंसा को लेकर हिंदुस्तान में बहुत गुस्सा है। दिल्ली में आज बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर यह प्रदर्शन हुआ, लोग जुटे, बांग्लादेश उच्चायोग के सामने कड़ी सुरक्षा की गई। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहां तैनात थी और प्रदर्शनकारी किसी भावावेश के हवाले होकर उच्चायोग में किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं, इस बात को पुलिस ने बखूबी प्रिएम्प्ट किया। देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद थी। इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी तादाद, बड़ा आक्रोश, लेकिन पुलिस ने भी उच्चायोग को बखूबी महफूज किया। अब अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई आपके सामने। बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। तो यहां केवल कोई ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए, नई दिल्ली में केवल सियासत करने के लिए लोग इकट्ठा हो गए, ऐसा नहीं है। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर गुस्से का उबाल है। लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू खास तौर से जो इनोसेंट कौम है, जो कहीं रहती है तो उस देश के डेवलपमेंट में पूरी ताकत से उसका हिस्सा बनती है, जो शांति प्रिय कौम है, उसके खिलाफ उन लोगों को जिस तरीके से वहां हिंसा के हवाले किया जा रहा है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की जो सरकार है वो जुबानी जमा खर्च करके अपनी फर्ज की तीसरी कर ले रही है, उससे लोगों में बहुत गुस्सा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कोलकाता में तो खास तौर से तपिश महसूस की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश वहां से कितना करीब है आप जानते हैं। बांग्लादेश की सीमा जहां से लगी हुई है, उन तमाम जगहों पर यह बात महसूस की जा रही है कि क्या वहां की कट्टरता की यह आंधी भारत के हिस्सों को भी प्रभावित करेगी। नंबर एक चिंता यह है। नंबर दो चिंता यह है कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनकी सलामती क्यों इंश्योर नहीं किया जा रहा है। जब एक तरफ यह कहा जा रहा है कि जो भी बांग्लादेश में रहता है, यहां की मिट्टी में जन्मा है, यहां का नागरिक है, वो हमारी निगाह में बराबर है, तो फिर यह देखने को क्यों मिल रहा है जो देपू चंद्र दास के मामले में देखने को मिला।
यहां पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उधर जम्मू में देखिए, मैंने आपको दिल्ली की स्थिति दिखाई, मैंने आपको कोलकाता दिखाया, अब जम्मू ले चलता हूं। जम्मू में भी लोगों का गुस्सा भड़का, यूनुस सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश लोगों में दिखाई दिया। लोगों ने यहां जमकर प्रदर्शन किया। ये है जम्मू, कोलकाता इसके पहले, और उसके पहले आपने देखा दिल्ली, अब दिखा रहा हूं आपको जम्मू। भारत माता की जय के नारों के बीच में यह प्रदर्शन। बांग्लादेश में कट्टरपंथी कैसे बेलगाम दिखाई दे रहे हैं, और क्यों ये प्रदर्शन हिंदुस्तान में अब इतने उग्र होते जा रहे हैं, क्यों लोगों को इतनी शिद्दत से लगने लगा है कि ये तो हद हो रही है। जरा देखिए बांग्लादेश में कट्टरपंथी कैसे बेलगाम है, उसकी बानगी यहां इस बिग वॉल में, इस डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे। बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम 2025 जनवरी से जून हिंसा की घटनाएं 258 हो चुकी हैं, और ये वो हैं जो वहां आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड हैं, जो जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। ऐसी तो न जाने कितनी घटनाएं हैं, और ये भी तय मानिए वहां ज्यादातर हिंसा की घटनाएं जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हैं वो तो रजिस्टर ही नहीं हो रही हैं। और ये वहां का जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसमें वहां के हिंदू भी हैं, जहां वहां के बुद्ध भी हैं, वहां के क्रिश्चियन भी हैं, उनकी तरफ से जारी आंकड़ा है अल्पसंख्यकों की हत्या जो की गई, 27 हत्याएं इस साल अभी तक रजिस्टर की जा चुकी हैं। यह है बांग्लादेश का हाल, और इसीलिए वहां की आंच अब आप देख रहे हैं, वहां की फिक्र आसपास दिखाई दे रही है, हिंदुस्तान में दिखाई दे रही है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले 20 रजिस्टर हुए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो इस अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ वहां से जारी किए गए हैं, लेकिन हैं ये आधिकारिक आंकड़े। वो आंकड़े जिनको रजिस्टर नहीं किया गया है वहां, वो अभी आपके सामने नहीं दिखा रहा हूं। यहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आंकड़े आपको दिखाया मैंने, 500 से ज्यादा वहां कुल मिला के इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। पूजा स्थलों पर हमले हुए हैं, क्विकली चेंज कीजिए, 59 ऐसी जगहें जहां पूजा की जाने वाली जगहों को तोड़ा फोड़ा गया, घरों दुकानों पर हमले हुए, 87 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। और ये लगातार, इनको लेकर ऐसा भी नहीं है कि कोई एक घटना, आपको याद होगा दीपू चंद्र दास वाले मामले में सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि दिस इज वन ऑफ इंसिडेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां कुएं में भांग घुली हुई है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इक्का दुक्का कोई घटना है जो हो गई होगी। असलियत क्या है, इन आंकड़ों के जरिए मैंने आपके सामने रखा है। मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनके पास चलेंगे, उनसे भी असलियत समझेंगे। इसका आगे क्या होने वाला है, क्या ये कल्मिनेशन था हिंसा का, अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहां अत्याचारों का, ये कल्मिनेशन है, ये उन्वान है, या कल्मिनेशन और उन्वान अभी देखा जाना बाकी है। अगली खबर देखिए, बांग्लादेश में मीडिया की आवाज दबा रही है यूनुस सरकार। बांग्लादेश में द डेली स्टार के संपादक महफूज अनाम का बड़ा आरोप। डेली स्टार के ही इमारत में आग लगाई गई थी 3 दिन पहले, आपको याद होगा। बांग्लादेश में जीवन का अधिकार भी खतरे में है, अनाम ने कहा। बांग्लादेश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है अनाम के मुताबिक। ये सुन लिया आपने, ये डेली स्टार के संपादक हैं, और उन्होंने जो कुछ कहा बांग्ला में कहा, उसकी तर्जुमानी मैंने आपके सामने यहां पेश की। हमारे मेहमानों के पास चलते हैं, जरा उनसे क्विक कमेंट लेते हैं, उसके बाद कुछ एक जानकारियां हैं जो आपसे साझा करूंगा, और ले चलूंगा जड़ों तक, ले चलूंगा पाकिस्तान। और आप भी कहेंगे कि बिल्कुल सही, ये तथ्य बिल्कुल इशारा करते हैं कि सबके पीछे पाकिस्तान है। लेकिन जरा मैं आपका मेहमानों से परिचय करा दूं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आज की चर्चा में साथ हैं। हमारे साथ अमिताभ सिंह जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। हमारे साथ बांग्लादेश से शोएब चौधरी साहब जुड़ रहे हैं, और हैदर हयात खान साहब जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे शो में। लेकिन जरा यह खबर आपको बता दूं, बांग्लादेश में यूनुस सरकार करा रही है हिंसा। मीडिया दफ्तरों में आगजनी के पीछे यूनुस सरकार है, बांग्लादेश डेली न्यू एज के संपादक का बड़ा आरोप। और ये जो न्यू एज के संपादक हैं, इनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था। अभी मैंने आपको दिखाया डेली स्टार के जो संपादक हैं उनका क्या कहना है। फिर आप ये भी देख रहे हैं कि न्यू एज के संपादक भी यही बात कह रहे हैं। मतलब वहां कोई इक्का दुक्का आदमी नहीं है जिसको ये लग रहा हो कि यहां की स्थितियां गड़बड़ हो गई हैं। वहां पूरा का पूरा देश महसूस कर रहा है। लेकिन जाहिर है ये करीब 2-2.5 लाख लोगों की जो भीड़ है, जिसको आप कट्टर लोगों की भीड़ या जमात के लोग कह सकते हैं, जाहिर है फिलहाल पूरा बाकी का 17 करोड़ का जो उनका देश है वो ये देख रहा है कि आगे क्या हो रहा है। और बहुत जल्द वो स्थिति आने वाली है कि ये लोग भी सड़कों पर होंगे और टकराव देखने को मिलेगा। बांग्लादेश की हिंसा के बीच में आईएसआई की बड़ी साजिश, बांग्लादेश के रास्ते आतंकियों के घुसपैठ की साजिश भी चल रही है। आतंकियों को आईएसआई ने घुसपैठ की ट्रेनिंग दी। असम, त्रिपुरा, बंगाल के रास्ते घुसपैठ की साजिश चल रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है जैश और लश्कर के आतंकी बांग्लादेश में सक्रिय हैं। बांग्लादेश के गरीबों को लालच दे रही है आईएसआई।
गरीब लोगों और रोहिंग्याओं को पैसे का लालच दिया जा रहा है, लश्कर और जैश करा रहा है घुसपैठ की साजिश, बांग्लादेश के आतंकियों के साथ मिलकर यह साजिश की जा रही है। इस तरफ भी आपको ले चलूंगा। जब कहीं अनार्की होती है, केओस होता है, तो जाहिर है इस तरह के एलिमेंट्स उसका फायदा उठाते हैं और बांग्लादेश में तो अफरा तफरी अभूतपूर्व इस समय मची हुई है। लेकिन सबसे पहले आज जो हमने ये आक्रोश देखा, मैं उसका रुख करना चाहता हूं। संजय कुलकर्णी सर, आपके पास सबसे पहले बांग्लादेश के आज के हालात, पूरे भारत में चलने वाले ये प्रदर्शन और यहां से आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपका तजुर्बा क्या देख रहा है? दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे सारे पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहूँगा कि आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो डेफिनेटली ISI और उसके साथ साथ IS और उसके साथ अलकायदा, ये सब मिल करके वो जो कट्टरपंथी जो एक सोच है बांग्लादेश के अंदर, और ख़ासकर जो सोच 71 के बाद भी जमात के कारण नहीं गई। और यही कारण है कि आज की तारीख में बांग्लादेशी जो है, जो आम बांग्लादेशी है, जिसको अपने भाषा के ऊपर गर्व है, जिसको अपने कल्चर के ऊपर गर्व है, वो इनसे दूर रहना चाहता है। पर वो जो लार्ज मेजॉरिटी है वो अभी भी घर के अंदर बंद है, वो घर के बाहर नहीं निकल रही। और यूनुस जो है वो मुखौटा है, वो ISI के कंट्रोल में है। कुछ भी कर लो आप, आज की तारीख में यूनुस के हाथ में कंट्रोल नहीं है। और जिस प्रकार से 25 तारीख को ये बात लगातार चल रही है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप कह रहे हैं, या तो यूनुस के हाथ में कंट्रोल नहीं है या यूनुस खुद ही ये सब होने दे रहे हैं। ये असल में इसमें सही बात क्या है? यूनुस बेबस हो गए हैं, क्योंकि ये बात भी सही है उनके पास जनाधार नहीं है, ये बात भी सही है कि वो एकदम पैराड्रॉप कर दिए गए, आ गए, वो कुर्सी पर बैठ गए, लोगों के बीच में उनका कोई स्वीकार्यता नहीं है। क्या इस वजह से जो वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, या एक्चुअली ये यूनुस ही करा रहे हैं? साथ में इनोसेंट दिखने की कोशिश भी है कि मैं तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या करूं, कंट्रोल हो नहीं रहा है लेकिन मैं कोशिश छोड़ूंगा नहीं। क्या ये चतुराई है क्या इस किस्म की, प्रोफेसर अमिताभ? देखिए, यूनुस साहब आए कैसे? उनके पीछे एक पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ और वो अमेरिका में जाके बोल चुके हैं कि इसकी कॉन्स्पिरेसी बहुत दिनों से चली आ रही थी। वो इसके सबसे बड़े सिपाह सालार हैं इस पूरे मूवमेंट के। और उनका स्टेक क्या है? वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह उनके मन की सरकार बने। अब ये भी जानते हैं कि बांग्लादेश का इतिहास उतना डेमोक्रेटिक नहीं रहा है जितने और डेमोक्रेटिक स्टेट्स या भारत जैसे देश रहे हैं। यहाँ एक गुट आता है तो दूसरे गुट को बाहर कर देता है। इस समय वो उसी की वैधता चाहते हैं, अपनी वैधता चाहते हैं कि किसी भी तरह वो सरकार में काबिज रहें। और यहाँ तक कि जो नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई है, एक नई पार्टी जो NPC है, उसके भी वो कहे जाते हैं कि उनके पेट्रन हैं, जिसकी हाल में हादी की हत्या हुई थी, वो उसी का एक कैंडिडेट था। तो आप माने कि यूनुस सरकार के हाथ में तो सारा कंट्रोल है, लेकिन वो किसी तरह उस कंट्रोल को वापस नहीं लाना चाहते हैं। और दूसरा सर, ये जो आपने इंपॉर्टेंट बात कही है कि कंट्रोल सारा है लेकिन उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसको असर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं जरा शोएब चौधरी साहब के पास जाऊंगा। शोएब चौधरी साहब, वहां के बड़े बड़े संपादक अब वो बात कहने लगे हैं जो आप इतने दिनों से लगातार कह रहे हैं TV9 भारतवर्ष में, और ये बात आप तब से कह रहे हैं जब अभी डेली स्टार पर और प्रथम आलो पर हमला भी नहीं हुआ था, कि यहां किस तरह से कट्टरपंथी ताकतें पाकिस्तान के इशारे पर तेज होती जा रही हैं। ये लोग भी अब आवाजें उठा रहे हैं। क्या अब आवाजें उठने का सिलसिला दूसरी तरफ के लोगों का, कल जो आपने इशारा किया था हमसे बातचीत में कि वो 17 करोड़ लोग भी अब रोड्स पर होंगे, इनके प्रतिकार में कट्टरपंथियों के, क्या वो सिलसिला शुरू हो रहा है यहां से? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। हमारे सम्मानित जो पैनलिस्ट हैं सबको हमारी तरफ से नमस्कार। देखिए, यूनुस को महसूस है कि 18 करोड़ बंगाली को बिल्कुल ही पसंद नहीं जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, और इसके वजह से यूनुस अभी उसके जो आका पाकिस्तानी ISI, इन्होंने जो प्लॉट दिया बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट कर रहे एक हाथ से। दूसरी तरफ से ये बंगाली को डर में रखने के लिए आतंकवादी को सड़कों में भेज दिया। आप कह रहे थे कि डेली स्टार और प्रथम आलो के ऊपर अटैक हुआ। अभी मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। रिसेंटली लश्कर तैयबा का जो बांग्लादेश पार्ट है, हारून इजहार, उसने उससे लोग को देके हमारे खिलाफ भी एक चटगांव में डिफेमेशन केस कर दी। मगर डिफेमेशन केस करने से मैं तो डरता नहीं हूँ। बाद में क्या किया, फेसबुक में हमारे खिलाफ एक वीडियो पोस्ट कर दी कि ये मुसलमानों को जंगी बनाता है, इसको पकड़ो। सो आप समझते हैं हालत। यूनुस खुद कुछ नहीं कर रहा है, रिमोट कंट्रोल चाप रहा है, और जंगी जिहादी जो उसके अंडर में है नीचे, उन लोगों को एक्टिवेट कर रहा है। यूनुस की ख्वाहिश है कि बांग्लादेश को ऐसे एक हालत में ले जाए बंगाली को कि कोई डर पे
सड़कों में ना आए, मगर ये चलेगा नहीं। यूनुस की दिन खत्म। मैं कहता हूँ इसकी उल्टी गिनती नहीं, अभी वो एकदम लास्ट स्टेज पे है। मैं आपके शो पे एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी इजाजत लेके। और हमारे सम्मानित तो लेफ्टिनेंट जनरल कुरकानी साहब ने एक बात कही है, कहाँ है वो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बंगाली को ये बंगाली सेकुलर, बंगाली को ये सब पसंद नहीं, ये जो हो रहा है बांग्लादेश में। मगर मैं आपको इजाजत लेके सबको कह रहा हूँ कि यूनुस की जो तानाशाही है, इट इज नाउ क्लिनिकली डेड, क्लिनिकली डेड। यूनुस के अंदर जो एडवाइजर्स है वो आके अभी कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, उसके जो एडवाइजर कह रहे हैं कि हादी को यूनुस के लोगों ने मार दी। यूनुस तो के आप लोग ये अभी कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अब वो ढक नहीं सकते इसको, वो इसको छिपा नहीं सकते। अंदर के लोग अब बाहर आकर ये कह रहे हैं कि यूनुस ने ही करवाया है। तो वो जो पहले बताने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए ये हिंदुस्तान ने कर दिया, और एंटी इंडिया सेंटीमेंट भड़काने की कोशिश की जा रही थी, सच्चाई को बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। अब वहां के एस्टेब्लिशमेंट, अब देखिए अंदर के लोग बाहर आकर ये बताने लगे कि यूनुस ने करवाया है। यूनुस बहरहाल 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, 7 लोगों की और तलाश जारी है। अभी जो मुख्य अभियुक्त है वो उसका पकड़ा जाना बाकी है। लेकिन ये बात सामने वहां ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की तरफ से भी आ गई, बाकी एजेंसी भी कह रही है कि भारत की तरफ कोई लोकेशन ही ट्रेस नहीं हुई है, भारत का कोई हाथ नहीं है। लेकिन वहां पर यह पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि देखिए इसके पीछे भारत का हाथ है। एक बात जो यहां शोएब चौधरी बार बार कह रहे हैं कि आपको यह समझना पड़ेगा कि मुसलमान होने से पहले यह बंगाली कौम है, और बंगाली कौम सेकुलर कौम होती है, और बहुत दिनों तक अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरा हैदर हयात खान को भी इसमें लाता हूं। हैदर हयात खान, पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसा दिखाई दे रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश, देखिए, मैं पहली बात तो ये कि मुझे कम्युनिकेट किया गया था कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मुतालिक चीजें डिस्कस होनी है। बहरहाल यहाँ पर बांग्लादेश को डिस्कस किया जा रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से आप रवायती अंदाज में एक झूठा मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जारी रखे हुए हैं। बांग्लादेश में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो हालात वहां पर खराब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके पीछे पाकिस्तान नहीं, डायरेक्टली भारत इन्वॉल्व है। जिस वक्त उस्मान हादी को शहीद किया गया, और उसके बाद अभी हसनात अब्दुल्ला से मुतल्लिक आपके लोग जो हैं वो ओपनली बात कर रहे हैं। मेजर समर तूर ने और कर्नल अजय रायना जो है ये ओपनली बात कर रहे हैं कि अगला टारगेट वो है, अब उनकी गर्दन में गोली मारेंगे हम लोग। तो अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि इन सारे लोगों के पीछे, इन सारे वाकयात के पीछे ISI है, तो फिर पकड़ ले फौरी तौर पर मेजर समर तूर को और कर्नल अजय रायना को, जो भारत में बैठकर ISI के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये सारे वाकयात के पीछे भारत है। 4 नाम मैं गिना दूं यहाँ से, मेरे साथ जो मेहमान, अब आपकी बात मैंने देखिए एट लेंथ करीब 60 सेकंड सुनिए सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। हैदर हयात खान साहब, आपको अगर ये बताया गया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के विषय में चर्चा होने वाली है, तो मुझे खेद है ये बताते हुए आपको कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाली चर्चा भी आपको बहुत सुख नहीं देगी। बांग्लादेश वाली चर्चा जैसे आपको यहां सुख नहीं दे पा रही है, वैसा जैसा आप चाह रहे हैं, उधर वाला भी बहुत आपके लिए खुशगवार मामला नहीं है। उस पर भी आ जाऊंगा मैं, अगर आप चाहते हैं तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी डिस्कस कर लूंगा। लेकिन अभी जो अभी जो आपने बात बताई सर, एक बात बताइए, ये जो शोएब चौधरी बैठे हैं ना, ये बांग्लादेश से जुड़े हुए पत्रकार हैं। एक सेकंड सुनिए सर, बांग्लादेश से जुड़े हुए पत्रकार मेरे साथ बैठे हुए हैं, और उनकी भावनाएं आप सुन रहे हैं। वहां से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, बगैर लाग लपेट के आपसे सामने रख रहा हूं, और आप कह रहे हैं कि एंटी पाकिस्तान क्या मिलेगा सर हमको? हम तो परेशान हैं आपकी तरफ से होने वाली साजिशों से। और अब जरा सुनिए शोएब चौधरी को। शोएब चौधरी, ISI का हाथ नहीं है, ये मुस्तकिल हम सुनते हैं, ये असल में पाकिस्तान से बात करने वाली किसी भी शख्स की मजबूरी है या साफ गोई? दिनेश भाई, मैंने कल ही आपके शो में बताया था कि पाकिस्तानी हाई कमीशन गए थे हमारे नेशनल प्रेस क्लब में जिन्ना के जन्मदिन मनाने के लिए, और पत्रकारों ने उन लोगों को ललाट मार के निकाला प्रेस क्लब से। पाकिस्तान हाई कमीशन, और पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग देयर इज एन सेट बूथ नाउ कॉल्ड ढाका सेल। तो मतलब उन लोगों को यह लग रहा है ना कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान वाले गड़बड़ी फैला रहे हैं, ISI वाले गड़बड़ी फैला रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान के प्रेस क्लब से जो जिन्ना की वहां एनिवर्सरी मनाने गए थे उनको लात मार के निकाला गया। आप ये कह रहे हैं ना? ढाका के प्रेस क्लब से, ढाका प्रेस क्लब से। और आप कह रहे हैं कि ये सेंटिमेंट फैलता जा रहा है, आप ये कह रहे हैं ना? वही तो मैं कह, हमारे नेशनल प्रेस क्लब में पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी कोई लोगों को लेकर जिन्ना के जन्मदिन मनाने के लिए। मैंने वीडियो पोस्ट किया, आप देखिए, और बंगाली जाग आ गई, बंगाली पत्रकारों
और इन लोगों को लात मार के निकाला प्रेस क्लब से। आप हो गए, हमारे देश में जो जिन्ना का आप हो गए न्यू एज के संपादक। सर एक सेकंड, आप हो गए न्यू एज के संपादक, हो गए डेली स्टार के संपादक, हो गए। ये यही कह रहे हैं ना कि यहां पर पाकिस्तान प्रायोजित कट्टरपंथ फैनेटिसिज्म बढ़ता जा रहा है, यही कह रहे हैं ना आप लोग? जरूर। और तो हैदर हयात खान को ये क्यों लग रहा है कि इंडिया ये कर रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूं, अड़ी ऐसा कर रही है? हैदर हयात खान, आप देखना नहीं चाहते सच्चाई, आपकी मजबूरी है कि आप पाकिस्तान से जुड़े हैं, और हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में महफूज रहें। अगर आपको ये बोलना मजबूरी है तो आप बोल सकते हैं। शोएब जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, मैं फिर हैदर हयात खान में ऐसी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने किया था कि बंगाली जो फ्रीडम फाइटर उसके पीछे हिंदुस्तान है, भारत है, ये अभी नहीं, सेम प्रोपेगेंडा दिया डूइंग इट। ये प्रोपेगेंडा है। हैदर हयात खान, आपकी एक ऐसी टिप्पणी चाहूंगा, आप अपनी सुरक्षा को ख्याल में रखिए, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मध्य मार्ग अपनाइए। दिनेश, मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हूं अपने मुल्क में, और मुझे किसी भी बात को कहने से कोई खौफ नहीं है। मैं डंके की चोट पर यह बात करता हूं। मुझे नहीं पता ये शोएब चौधरी साहब कौन है, लेकिन शोएब चौधरी साहब ख्यात नाम पत्रकार हैं, अगर वो कहते हैं हैदर हयात खान कौन है मुझे नहीं मालूम। मेरे सारे गेस्ट एमिनेंट होते हैं, आप भी हैं वो भी हैं। मैंने तो उनके जर्नलिस्ट होने पे कोई सवाल नहीं उठाया, मैंने तो सिर्फ कहा कि मैं नहीं जानता ये कौन है। अगर ये जर्नलिस्ट है बांग्लादेश से, बिल्कुल होंगे, लेकिन जिस जबान का और का ये इजहार कर रहे हैं, जिस जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, इससे ये क्लियर है कि ये यकीनी तौर पर शेख मुजीबुर रहमान के मानने वाले, इनको तकलीफ है हसीना वाजिद को जिस तरीके से बांग्लादेश की अवाम ने बांग्लादेश में इक्तदार के सिंहासन से निकाल के बाहर मारा है। तो इनको उस चीज की तकलीफ है कि आज बांग्लादेश की अवाम जो है वो हकीकी मानों में जो है वो समझ रही है कि ये जो हसीना वाजिद का फैलाया हुआ, रचाया हुआ जो जाल था, उससे बाहर निकलना है। और भारत की जो एक बात बताइए, हैदर हयात खान, आप मुझे पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप पढ़ते लिखते भी होंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड, इधर उधर की बात नहीं करते सर, एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूं, मैं एक सेकंड रोक रहा हूं। आप पढ़ते होंगे ना सर कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ थी बांग्लादेश की शेख हसीना के समय में? आज बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? बांग्लादेश किस तरीके से तरक्की याफ्ता था शेख हसीना के समय, और आज हालात क्या हैं? पहले अमन था, आज आग लगी हुई है, पहले आग लगी हुई थी, आज अमन है, ये तो सब आपको दिखता होगा ना। दिनेश जो कुछ शेख हसीना वाजिद को जिस वक्त इक्तदार से निकाल बाहर फेंका था बांग्लादेश के अवाम ने, उससे पहले जो कुछ हुआ था ये उसी का शाखसाना था कि हालात यहां तक पहुंचे। जहां तक बात बांग्लादेश की इकोनॉमी और इकोनॉमिकल ग्रोथ की है, आज एक आम बंगाली को जाकर पूछें कि 3 साल पहले वहां पर क्या हालात थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आज बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस भोंडे तरीके से भारत अपनी इकोनॉमी को नेगेटिवली जो है वो बताता है ना कि हम तो पता नहीं दुनिया की कितनी बड़ी मुआशी ताकत बन रहे हैं, और आईएमएफ ने आपको सी ग्रेड रेट किया है क्योंकि आप लोग सही डाटा ही शेयर नहीं करते। सेम वाज द पैटर्न इन बांग्लादेश जिस वक्त हसीना वहां पर बरसर इक़्तिदार थी। आप कई बातें ऐसे, अभी शोएब चौधरी जब हंस रहे थे तो मुझे लगा कि वो हंस क्यों रहे हैं वहां पर, लेकिन ध्यान से आपकी बातें सुनी जाएं तो कई बार हंसी आने का आप जरा देखिए, मैं जो आपको दिखाने वाला हूं हैदर हयात खान, और अगर जिगर है तो सच्चाई स्वीकारिएगा। अगर आप कह रहे हैं आप वहां सुरक्षित हैं तो सच्चाई स्वीकारिएगा। मैं आपको कुछ दिखाता हूं, जरा दिखाइए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर में आईएसआई अपने कामों की वजह से कितनी कुख्यात है, ये इसमें सिर्फ कुछ जानकारियों का इजाफा ही कर रहा हूं। ये कोई ऐसा नोशन नहीं है जो इस जानकारी के बाद सेट होगा। दिस इज ऑलरेडी सेट अ नोशन। अब जरा देखिए आईएसआई की खौफनाक साजिश, बांग्लादेश में हिंसा के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा अलर्ट। आईएसआई की बांग्लादेश के रास्ते आतंकियों के घुसपैठ कराने की साजिश। निश्चित रूप से जिस तरह का केओस चल रहा है बांग्लादेश में अभी, उसका फायदा इस तरह की ताकतें उठाना चाहेंगी। कई आतंकियों को पाकिस्तान की एजेंसियों ने घुसपैठ की ट्रेनिंग दी है। इधर आप जानते हैं एलओसी के अलोंग घुसपैठ इस समय मुश्किल हो गई है, इसलिए उस तरफ से बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ कराने की कोशिश है। असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसपैठ की यहां साजिश चल रही है। रोहिंग्याओं को पैसे का लालच देकर जिहाद के लिए भारत भेजने की तैयारी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आईएसआई, आतंकी संगठन लश्कर और जैश बहुत सक्रिय हो गए हैं। हाल के दिनों में लश्कर और जैश से जुड़े कई आतंकी बांग्लादेश में देखे गए थे। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा आतंकी मजहर सईद शाह भी बांग्लादेश गया था। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। आपके सामने आने वाले दिनों में आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से आतंकी ठिकानों को, लॉन्च पैड्स को नष्ट किया गया था। अब लग रहा है आतंकियों को शायद बांग्लादेश के रास्ते भारत में अस्थिरता फैलाई जा सकती है। जनरल कुलकर्णी
ये बात अगर हमारी एजेंसियां, हमारी फौज भांप रही तो जाहिर है हमारी तैयारियां भी चल रही होंगी। देखिएगा दिनेश, जितनी आप 71 में देखिएगा किस प्रकार से, और वही आज मुल्ला मुनीर भी वही कर रहे हैं। उनका मकसद ब्लीड इंडिया विद 1000 कट। अब वो क्या कहे, सिर्फ 2 दिन पहले क्या कह रहे थे कि अल्लाह ने उनको बचाया, उनको वहाँ से, नहीं तो पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता थे ऑपरेशन सिंदूर में। कौन कह रहा है? वो खुद कह रहे हैं। वही नहीं, टर्की के एर्दोगान क्या कह रहे हैं, हमने पाकिस्तान को इतने सारे ड्रोन दिए, वो जानते ही नहीं थे इस्तेमाल कैसे करना, इसलिए पाकिस्तान की हार हुई। कौन कह रहा है? उन्हीं का दोस्त एर्दोगान जो तुर्की का है। अब आप देखिएगा आईएसआई जो है, आसिफ मलिक जो है आईएसआई के डीजी, वही पाकिस्तान से उठ करके बांग्लादेश में गए। और बांग्लादेश में जाने के बाद जिस प्रकार से वो कार्रवाई कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, वो सबको नजर आ रही है। आईएसआई वो मिल करके अलकायदा के साथ और आईएस के साथ, ये कहना कि आईएसआई अकेली है, नहीं, आईएस के साथ, अलकायदा के साथ ये जो हरकतें कर रही है वो सबको मालूम है। और पैसा कहाँ से आ रहा है वो भी मालूम है, मिडिल ईस्ट से। और पाकिस्तान बाज नहीं आता है। पाकिस्तान एक आतंक का गढ़ है। पाकिस्तान ऑलवेज यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। अफगानिस्तान क्या है? क्या अफगानिस्तान मुसलमान देश नहीं है? क्या वहाँ के लोग मुसलमान नहीं है? क्यों वो पाकिस्तान के बरखिलाफ लड़ रहे हैं? क्यों तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर के पाकिस्तान की फौज को मार रहा है रोज? ये पाकिस्तानी समझ नहीं रहे हैं कि वो आतंक के सौदागर बन चुके हैं और पूरे विश्व में आतंक फैला रहे हैं। जो आज कह रहे हैं, जरा ये बांग्लादेश वाला अपडेट देखिए, क्योंकि जो पाकिस्तान में हो रहा था अभी तक, अब वो वैसा ही एको करने लगा है, वैसा ही रिवर्बरेट होने वाला हो रहा है बांग्लादेश में। हैदर हयात खान, आ रहा हूं आपके पास, अपनी बात कहिएगा। आप बीच में बोल रहे थे, जब आप बोलते हैं सारे लोग आपको सुनते हैं, इसलिए जब वो बोला करें आप भी सुना करें। अपना पॉइंट नोट कर लें, आपके पास आ रहा हूं। यूनुस सरकार का भारत विरोधी कदम, भारतीयों के लिए वीजा सर्विस पर रोक। बांग्लादेश में इंडियन वीजा सर्विस सस्पेंड की गई, वीजा सर्विस पर अस्थायी तौर पर रोक। देखिए ये वैसा ही है जैसे एक पॉइंट प्रूव करने के लिए एक्चुअली आप उससे भी बड़ा गलत करते हैं। दुनिया को मालूम है कि इस समय केओस कहां है, एनार्की कहां है, और किन लोगों की वजह से एनार्की केओस वर्ल्ड ओवर होती है, लेकिन रोका किनको जा रहा है? हिंदुस्तानियों को। बहरहाल अगली खबर देखिए, पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। जेल में इमरान खान से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। सभी मुलाकातें 8 फरवरी 2026 तक निलंबित हैं। पाकिस्तान के संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है अगले 50 दिनों तक इमरान से नहीं होगी किसी की मुलाकात। 50 दिनों तक किसी से मुलाकात नहीं होगी। कैदी नंबर 804 की किस हालत में रखा गया इमरान खान को हम लगातार आपको बता रहे हैं। एक अलग सेल में शिफ्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ के लोग लगातार बेचैन हैं और ये किसी भी दिन कंट्रोल से बाहर होने वाला है मुनीर के। जरा देखिए, और इसीलिए क्योंकि घर में हालात ऐसे हैं तो दुनिया भर में बाकी जगहों पर गड़बड़ी इसलिए फैलाई जा रही है ताकि डाइवर्जन हो सके लोगों के ध्यान का। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद होता जा रहा है। बहरहाल ये खबर देखिए, 8 फरवरी 2026 को ब्लैक डे मनाने का ऐलान। यह ऐलान किया गया 8 तारीख को ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाएगा फरवरी में। देश पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, विपक्ष ने कहा। विपक्ष कह रहा है देश पर नकारात्मक असर है, लेकिन सरकार, कथित सरकार जो कि मुनीर की मलाई इस समय चाट रही है, वो शांत है। और आने वाले दिनों में उनको यह नहीं मालूम कि उनका भी यही हश्र होने वाला है। ये जो गमला डेमोक्रेसी वहां पर चल रही है और ये जो गमला सरकार है जिसको दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं केवल मुनीर, जब उनको जरूरत होती है कि हमारे पास डेमोक्रेसी है, आने वाले दिनों में जो विपक्ष कह रहा है वो उनको भी समझ में आएगा, जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये अब ये भी देख लीजिए, हैदर हयात खान कहेंगे कि ये फैब्रिकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ एकदम शांति है ना हैदर हयात खान? देखिए, पहले तो मैं ये जो जनरल कुलकर्णी साहब बात कर रहे थे इनको जरा जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि हमारी हालत बड़ी बुरी थी और अल्लाह की मदद हमें आई। और उसके बाद टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दवान ने कहा कि टर्की ने पाकिस्तान को बड़े ड्रोन्स दिए और पाकिस्तानी को वो चलाने नहीं आते थे। मैं दोनों बातों पे जनरल कुलकर्णी को चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ ऑन एयर कि जनरल कुलकर्णी ये दोनों बातें साबित कर दें। मैं ऑन एयर उनसे माफी मांगूंगा। अरे वो उन्होंने कहा कि अरे आप अपने फील्ड मार्शल के कहे हुए बयान आप नहीं पढ़ते हैं क्या? नहीं साबित, अल्लाह की मदद आई हमने होते हुए देखी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया है आसिम मुनीर ने आपको। ये कहा था, अरे न्यूज़पेपर रिपोर्ट है और न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, वो अपने घर से लेके नहीं आ रहे हैं। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपसे जो जवाब चाहा था 8 फरवरी ब्लैक डे के तौर पर क्यों मनाया जा रहा है हैदर हयात खान? अखबार पढ़ा कीजिए, हैदर हयात खान अभी गूगल कीजिए, टर्की के ड्रोन के बारे में क्या कहा है टर्की ने, एर्दोगन ने क्या कहा है, हमने ड्रोन दिए तो थे, चलाने नहीं आते।
आपके फील्ड मार्शल ने कहा है अल्लाह की मदद आई, हमने साफ देखा। अरे क्या बात कर रहे हैं मैं इस पे भी, अरे आप पढ़ते लिखते नहीं है। पाकिस्तान के पास एयरलाइन चलाने के लिए पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास एयरलाइन चलाने के लिए पैसा नहीं। पीआईए की नीलामी में 3 कंपनियों ने लगाई बोली। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन कंपनी है पीआईए। हालांकि वहां के बहुत सारे लोग इसकी जो तर्जुमानी करते हैं वो कहते हैं प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह पीआईए। बहरहाल पीआईए काफी समय से बड़े घाटे में चल रही है। अब इसकी नीलामी में वहां की फौज भी शामिल हुई, लेकिन आखिरी मोमेंट पे उसने विड्रॉ किया। वो खबर भी अपने दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन देखिए पाकिस्तान बेहाल है, मुनीर राज में हर चीज नीलाम हो रही है। किस तरीके से जरा देख लीजिए, यहां दिखाता हूं आपको। सरकारी एयरलाइंस पीआईए को बेच रहा है पाकिस्तान। सरकारी एयरलाइंस बिक रही है। पीआईए की नीलामी में 3 कंपनियों ने बोली लगाई इंटरनेशनल एयरलाइंस चलाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस बेचने का दूसरा प्रयास हो रहा है। पाकिस्तान सरकार ने पिछले साल भी पीआईए को बेचने के लिए कोशिश की थी। भारी कर्ज, घाटा, आईएमएफ का दबाव नीलामी की वजह बन रहा है। पहले पीआईए में 75% शेयर बेचने की तैयारी थी, अब बाकी 25% शेयर भी खरीदने का ऑप्शन है कि ले जाओ भाई साहब, 75 के साथ 25 भी फ्री, ले तो जाओ कोई। ये हाल हो गया है वहां। और बोली पाकिस्तान की सेना ने भी लगाई थी। आखिर में पाकिस्तान की सेना ने खुद को पीछे खींच लिया। आगे आपको ये बताने वाला हूं मैं कैसे पाकिस्तान की सेना तिजारत में लगी हुई। बाकी जगहों पर आपके यहां ट्रेडिंग का काम दूसरे करते होंगे ना, यहां पर पाकिस्तान की सेना का काम प्रॉपर्टी की खेत खरीद बेच तक है। यहां का प्लॉट ले जाइए, इतने में 80-20 के पेमेंट में दे देंगे। ये सब जो आप देखते हैं ना बाकी जगहों पर जो दूसरे लोग करते हैं, यहां पाकिस्तान की फौज करती है। ये जरा मैं प्रोफेसर अमिताभ से समझना चाहता हूं। प्रोफेसर अमिताभ, वहां की जनता ये नहीं देखती क्या क्या फौज का काम क्या होता है, उनको पता नहीं है? देखिए, आयशा सिद्दीका ने एक किताब लिखी है और उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने मिलबस नाम का एक टर्म दिया है, मिलिट्री बिजनेस। और वो कंट्रोल करते हैं ब्रेड बनाने से लेकर रियल एस्टेट तक। ये जो फौजी डेवलपमेंट ट्रस्ट है जो पीआईए को खरीदना चाहता था, वो इसमें इन्वॉल्व है। और 1955 के दशक साल से आज तक वो एक सबसे बड़ा एंटरप्राइज है, उसको कोई छेड़ता नहीं है। उसके इतने स्टेक हैं सब जगह। रियल एस्टेट में गांव के गांव खाली करा दिए जाते हैं किसानों से, इन मिलिट्री बिजनेस वालों से। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान का डीप स्टेट, पाकिस्तान की आर्मी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है। यही नहीं, ये जो आप बता रहे हैं मिल बस सर, उस मिल बस में पूरी किताब तो नहीं, कुछ पन्ने पढ़ा देता हूं अपने दर्शकों को। हालांकि उस किताब से नहीं है, लेकिन ये जो मजमून है वही बताने वाला है। पाकिस्तानी आर्मी पर हथियार सौदों में कमीशन लेने का आरोप है। जरा दिखाइए यहां। धंधे और सौदेबाजी में फंसी हुई है मुनीर की सेना। फंसी हुई क्या है, लगी हुई है। फंसी हुई नहीं है, फंसता तो आदमी मजबूरी में, लगे हुए हैं जानबूझकर, डेलिबरेटली। पाकिस्तानी आर्मी पर हथियार सौदों में कमीशन लेने के आरोप हैं। हैदर हयात खान इससे भी मुकर जाएंगे। आगे मैं दिखाऊंगा ये जादू कैसे होता है, तथ्यों से मुकरा कैसे होता जाता है। लेकिन पहले आप देख लीजिए, डीएचए जैसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में सेना की गहरी पकड़। जमीन और हाउसिंग स्कीमों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का दावा। अगस्टा सबमरीन घोटाले में भी सैन्य अफसरों के नाम जुड़े। बहरिया फाउंडेशन जैसे प्रोजेक्ट्स में भी अनियमितताओं के आरोप लगे। पाकिस्तान सेना पर हर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन खोरी का आरोप। मुनीर की सेना गहरे कमीशन सिस्टम में फंसी हुई है। असल में वहां आर्मी में जितना भ्रष्टाचार है उतना कहीं नहीं, और इसीलिए वहां के आर्मी वालों को आप धनाढ़ देखते हैं और जनता के हाथ में कटोरा। हयात खान, ये भी गलत है। लेकिन दिनेश, पहली बात तो ये कि आप जब सवाल करते हैं तो उसका जवाब सुना करें। मैं पहले भी बात कर रहा था, करता हूं, आप जवाब कुछ देते हैं। आप अखबार भी नहीं पढ़ते हैं कि जब आपको प्रोग्राम का उसूल पता होना चाहिए। अगर कोई बंदा जो है वो किसी के ऊपर कोई अटैक करता है, उसका जवाब देना जरूरी है। आपके जनरल कुलकर्णी, सर उन्होंने जो बातें कही थी अटैक नहीं किया था सर। सर सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप उसूलों की बात कर रहे हैं ना, प्रोग्राम में उसूलों की, तो जरा उसूल के हिसाब से आप मेरी बात सुनिए। उन्होंने अटैक नहीं किया, उन्होंने तथ्य रखे हैं। अब तथ्य रखना आपको अटैक लगता है। आपको टर्की के ड्रोन चलाने नहीं आए, अर्दोगन कह रहे हैं वो अपने घर से पका के नहीं लाए हैं। अल्लाह की मदद मिली, मुनीर कह रहे हैं वो अपने घर से नहीं लाए हैं। क्या बात करते हैं? मैंने पूछा फौज में भ्रष्टाचार है कि नहीं, वो किसी और मुद्दे पे चले गए। क्यों चले गए मेरे दर्शकों को पता है। आगे आप शांत हो जाइए, पानी पीजिए। अभी हलक के नीचे बहुत कुछ ऐसा है जो आसानी से नहीं जाएगा। आ रहा हूं, जनरल कुलकर्णी इस बात में परेशान। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने अफगानिस्तान को दी धमकी। जरा वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुद्दे पर बात करना चाहते थे ना, वो भी उनकी मुराद पूरी करता हूं। यहां देखिए जरा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने अफगानिस्तान को धमकी दी। अफगानिस्तान अपना रुख साफ करे, कहा मुनीर ने। टीटीपी या पाकिस्तान में किसी एक को चुनना होगा, मुनीर ने कहा। यह बात उन्होंने करीब महीने भर में दूसरी बार बड़ा अंडरलाइन करके कही है। लेकिन हो क्या रहा है जरा देखिए। खैबर पख्तूनवा में हमलों से पाकिस्तानी सेना में कोहराम। यह खबर फ्लैश कीजिए। तिराह वैली में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर बड़ा हमला। एक साथ 3 इलाकों में टीटीपी का गुरिल्ला अटैक। पहाड़ी इलाके में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों को घेरा।
हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर। ये तो पढ़ के आए आप हैदर हयात खान, इसी पर कुछ बोल दीजिए। लेकिन दिनेश, पूरी खबर दिया करें, टीटीपी ना बोला करें कि इंडियन बैक्ड, इंडियन स्पॉन्सर्ड टीटीपी, ये बोला करें। कहां ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं? एक सबूत दीजिए। इंडियन ट्रेंड, इंडियन स्पॉन्सर्ड, कहां पर ट्रेनिंग चल रही है? एक बताइए हिंदुस्तान में जहां चल रही है। हम आपको बताते हैं पीओके में आप कहां ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। खबर सच्ची दिया करें, आप सब खबर सच्ची दिया करें, बात सच्ची किया करें। हैदर हयात खान, इंडियन बैग टीटीपी फितनाउल हिंदुस्तान। अरे हाल क्या है ये तो बताइए। ये है वो सब कुछ। अरे वो छोड़िए, और उधर गाल कितना लाल है ये तो बताइए। शोएब चौधरी साहब को भी देख रहा था, जिस तरह आप गोदी मीडिया ना, उसी तरह गोदी, फेक न्यूज। अरे सुनिए गोदी, अरे गोदी सुनिए। आप किसकी गोदी में बैठे दिख नहीं रहा, मैं तो जमीन पर खड़ा हूँ। लेकिन मैं एक बात आपको पूछ लेता हूँ, सुनिए। ओसामा बिन लादेन कहाँ है? हाफिज सईद कहाँ है? आपने जवाब नहीं, मसूद अजहर कहाँ है? इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? आपने सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा आपके कहने से प्रोपेगेंडा हो जाएगा? आप सुनने को तैयार नहीं। आपको पता है कि मैं भी छित्रोल करने लगा। ये जो नहीं, ट्रोल नहीं, आप दिख नहीं रहे हैं फ्रेम में। मेरे को फुल फ्रेम दिखाओ, मेरे को फुल फ्रेम दिखाओ, फुल फ्रेम दिखाओ, फुल फ्रेम दिखाओ, फुल फ्रेम दिखाओ मेरे को। मैं ये खड़ा हूँ जमीन पर, खड़ा हूँ जमीन पर। किसकी गोद में बैठे हैं आप? मुनीर की गोद में। आगे देखिए जरा, ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में कितनी मार खाई है इन्होंने, और उसमें जो हथियार इनके कबाड़ हो गए, वो कबाड़ अब लीबिया को बेचा जा रहा है। गजब है भाई साहब। लेकिन इनका भी कहीं ना कहीं खरीदार ये ढूंढ लेते हैं, कबाड़ियों का भी जुगाड़ है इनके पास। ऑपरेशन सिंदूर में जिससे मार खाई, लीबिया को बेचा जा रहा है कबाड़ हथियार। पाकिस्तान ने लीबिया के साथ बड़ा रक्षा सौदा किया। जनरल कुलकर्णी आपको बताएंगे बहरहाल कि लीबिया खरीद तो ले रहा है, और उसने, हो सकता है वहां भी ऐसे लोग करप्ट बैठे हुए हो जो इस तरह का डील करने के बाद, ये कबाड़ खरीदने के बाद अपनी जनता को ये बताएं कि हमने आपके महफूज रखने का इंतजाम कर लिया है। लीबिया को $4 अरब से ज्यादा के हथियार और उपकरण बेचेगा पाकिस्तान। ये वो हथियार हैं जो फेल्ड हैं, इनके मार्शल की तरह। लीबिया के शहर बेंगाजी में पिछले हफ्ते डील पर हस्ताक्षर हुए थे, और वहां पर अपने लोगों को बताया जाएगा कि हम तो हथियारों का सौदा करके भी आपके लिए पैसे ला रहे हैं ताकि आपके हाथों में और ज्यादा दिनों तक कटोरा ना रहे। जनरल कुलकर्णी, गलत कह रहा हूं मैं? दिनेश जी, लीबिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, लीबिया हथियार खरीद नहीं सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, $20 अरब सालाना बिजनेस करती है पाकिस्तान की फौज। मैं नहीं कह रहा, मैं जो भी कुछ कह रहा हूं, मैं जो किताबों में पढ़ता हूं, और उन्हीं के ऑथर्स हैं, मैं अपने इंडियन ऑथर्स नहीं है, पाकिस्तानी ऑथर्स हैं, जो ये बार बार कहते हैं कि $20 अरब, सबसे आलू से लेकर, चीनी से लेकर के, मॉल से लेकर के, दुनिया भर की चीजें हथियारों। और अब जो लीबिया के साथ $4 अरब का जो सौदा किया है, लीबिया के ऊपर सैंक्शंस हैं। अरे सर, मैं तो ये कहूंगा, मैं तो बाकी ऑथर्स आप अगली बार बताइएगा, मैं हैदर हयात खान को भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। ये जो बस मिल आपने बताया सर, यही वाली मिल बस ही पढ़ लीजिएगा, एक किताब पढ़ लीजिएगा, अगली बार पढ़ लिख के आइएगा हैदर साहब, फिर मिलेंगे। कर रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूं। अल्लाह हाफिज।